ग्रेट ज्ञान आईक्यू यूट्यूब चैनल। आज मैं माइनिंग मेट एंड ब्लास्टर कम्पिटेंसी एग्ज़ाम गाइड सीबीटी 2022 जो हिंदी मीडियम स्पेशल जो आगे अगस्त में एग्ज़ाम होने दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप सबको बता रहा हूँ। तो आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देख करके जाएं, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। सेफ्टी फर्स्ट, यानी यहाँ सेफ्टी के बारे में एक स्लोगन है, योर सेफ्टी इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। योर सेफ्टी इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिलेबस, यानी माइनिंग मेट और ब्लास्टर का जो सिलेबस है, यहाँ पे सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन MMR 1961 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद माइंस एक्ट 1952, माइंस रूल्स 1955, मेथड ऑफ वर्किंग, माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966, ब्लास्टिंग एंड ब्लास्टर। तो ये सभी अगर बुक्स या इसके नोट्स आपके पास हो तो आप पढ़ करके ज़रूर जाएं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। तो आइए सबसे पहले MMR 1961 से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है कि MMR 1961 कहाँ कहाँ लागू होगा, तो पूरे भारत में, यानी MMR मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 पूरे भारत में लागू होगा। इसके बाद है MMR 1961 कौन से माइंस पर लागू नहीं होगा, तो MMR कोल और ऑयल माइंस, यानी कोल माइंस और ऑयल माइंस पर MMR 1961 लागू नहीं होता है। इसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर कौन कौन सा कार्य करता है, तो कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन में मैनेजर को हेल्प करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, यानी असिस्टेंट मैनेजर कंट्रोल, मैनेजमेंट और डायरेक्शन के लिए माइंस मैनेजर के हेल्प के लिए अपॉइंट किया जाता है। फिर एक कमिटी माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो सेक्शन 13। कमिटी माइंस एक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत आता है। कंपिटेंट पर्सन किसे कहते हैं, तो जिसका उम्र 20 साल है उसे कंपिटेंट पर्सन कहते हैं। माइंस मैनेजर माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है, तो सेक्शन 17 के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है। मेटलीफेरस माइंस का क्या अर्थ है, मेटालीफेरस माइंस का क्या अर्थ है, तो कोल और ऑयल माइंस को छोड़कर बाकी सब माइंस, कोल और ऑयल माइंस को छोड़कर के जितने भी माइंस हैं उन सभी में मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 यूज़ होता है। फिर किसी शॉर्ट हॉल में भरे हुए बारूद के समस्त चार्ज विस्फोटक न होना क्या कहलाता है, तो मिस फायर। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ करके जाइएगा। फिर माइनिंग ऑफिशियल में कौन कौन डेजिग्नेशन आता है, तो माइनिंग अंडर मैनेजर, अंडरग्राउंड मैनेजर, माइन फोरमैन, माइनिंग मेट, इंजीनियर और सर्वेयर, ये सब माइनिंग ऑफिशियल्स में आते हैं। इसके बाद एक क्वार्टर का क्या अर्थ है, तो टाइम ऑफ 3 मंथ, यानी 3 मंथ को, जैसे जनवरी फरवरी मार्च ये क्वार्टर हुआ, फिर अप्रैल मई जून ये क्वार्टर हुआ, ये 3 महीना मिला करके जो होता है उसको क्वार्टर कहते हैं। फिर शॉर्ट हॉल और उसका भाग जो एक्सप्लोसिव भरकर ब्लास्टिंग के बाद बच गया है और वह मिस फायर शॉर्ट हॉल नहीं है, क्या कहलाता है, तो सॉकेट। ऐसे हॉल को सॉकेट कहते हैं। फिर बोर्ड मेटलीफेरस माइंस के लिए कौन कौन सर्टिफिकेट देता है, यानी जो माइनिंग एग्जामिनेशन बोर्ड है वो मेटलीफेरस माइंस के लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट देता है, तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, माइन फोरमैन सर्टिफिकेट, माइनिंग मेट सर्टिफिकेट, फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट,
सोट फायर सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। माइंस में सर्वेयर्स कौन कौन सा कार्य करेगा? तो सर्वे एंड लेवलिंग करने तथा प्लान्स एंड सेक्शंस बनाने का काम सर्वेयर का है। मैगजीन में एक्सप्लोसिव रिसीव करने और इशू करने का कार्य कौन करेगा? तो मैगजीन इंचार्ज। ट्रेवलिंग रोडवेज की हाइट क्या होगी? जो ट्रेवलिंग रोडवे है उसका हाइट तो मिनिमम 1.8 मीटर। रेलवेज रोडवेज के कितने मीटर के अंदर कोई माइनिंग वर्क नहीं किया जाएगा? तो 45 मीटर के अंदर, और अगर करना है 40 मीटर से अंदर तो चीफ इंस्पेक्टर का परमिशन के बाद ही कर सकते हैं। माइन बाउंड्रीज के कितने मीटर के अंदर कोई फेस नहीं चलाया जाएगा? तो 7.5 मीटर। माइन बाउंड्रीज से कितने मीटर आगे तक माइन डेवलप का आदेश है? तो 60 मीटर। माइंस में फेंसिंग एंड गेट्स किसके शर्तों पर लगाई जाती है? तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। माइंस में मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कहाँ से होता है? तो स्टेशन से। अब एक इम्पोर्टेंट, माइनिंग मेट के चार्ज में क्या क्या आता है? जो माइनिंग मेट है उसके चार्ज में, जब माइनिंग मेट आप बनेंगे तो आपके चार्ज में क्या क्या आएगा? तो अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट का एवरी प्लेस, यानी अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट का, जब आप अंडर करेंगे तो अंडरग्राउंड का, और ओपन कास्ट में करेंगे तो ओपन कास्ट का सारा प्लेस, एवरी प्लेस, टोटल ट्रेवलिंग रोडवेज और लैंडिंग जहाँ काम किया जाता है। माइनिंग मेट किन किन की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगा? तो वेंटिलेशन, क्लियरिंग गैस की मौजूदगी, रूफ और बैंक, हैंग वॉल और फुटवॉल, इन सब चीज़ों पर माइनिंग मेट ध्यान देगा। फिर शिफ्ट के बीच में माइनिंग मेट कितने देर में माइन रोडवेज और वर्किंग प्लेस का इंस्पेक्शन करेगा? तो मिनिमम 4 आवर में एक बार, यानी कम से कम 4 घंटा में एक बार जरूर करेगा। तेल, ग्रीज, कैनवास और कोई अन्य इनफ्लेमेबल मटेरियल माइंस में कौन से बॉक्स में रखे जाएंगे? तो फायर प्रूफ बॉक्स में। ओपन कास्ट माइंस के एंट्रेंस के कितने मीटर के अंदर को आग नहीं जलाएगा? तो 15 मीटर के अंदर में नहीं जलाया जाएगा। माइंस में डस्ट सैंपल किससे लिया जाता है? तो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर से। माइंस में जो डस्ट का सैंपल है वो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर से लिया जाता है। डस्ट से बचाव के लिए किस तरह का ड्रिल बीट का प्रयोग किया जाता है? तो शार्प बीट। उसके बाद है इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट कब लागू हुआ? तो 1884 में। अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोसिव किस रूप में यूज़ किया जाता है? तो कार्टिज के रूप में। अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोसिव कार्टिज के रूप में यूज़ किया जाता है। इमरजेंसी प्लान कौन बनाएगा? तो मैनेजर। इमरजेंसी प्लान मैनेजर बनाएगा। इम्पोर्टेंट मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन MMR 1961। अब MMR 1961 में कौन कौन से रूल्स हैं और रेगुलेशन है वो सभी आपको डिटेल्स में आप बताया जाएगा, तो आप इसे ध्यान से याद करके जाएं, जो कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस जरूर आते हैं। यहाँ पर रेगुलेशन नेम और यहाँ पे रेगुलेशन नंबर है। सबसे पहले डिफिनेशन रेगुलेशन 2 में आता है। नोटिस ऑफ ओपनिंग रेगुलेशन नंबर 3। क्वार्टरली रिटर्न्स रेगुलेशन नंबर 4 में आता है। एनुअल रिटर्न्स रेगुलेशन नंबर 5 में। नोटिस ऑफ रीओपनिंग रेगुलेशन नंबर 7। चेंज इन ओनरशिप एंड एड्रेस रेगुलेशन नंबर 8। नोटिस ऑफ अबेंडमेंट और डिसकंटिन्यूअस रेगुलेशन नंबर 6। अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट रेगुलेशन 8A में। नोटिस ऑफ एक्सीडेंट रेगुलेशन 9। नोटिस ऑफ डिजीज रेगुलेशन 10। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन रेगुलेशन 11 में आता है। सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड रेगुलेशन 12। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस रेगुलेशन 14।
Age and general qualification regulation number 15. Practical experience of candidate for managers examination regulation 16. Practical experience of candidate for surveyors examination regulation 17. Practical experience of candidate for match and blaster regulation 18. Practical experience of candidate for engine driver certificate regulation 20. Fees of grant certificate regulation 21. Exchange certificate regulation 22. Service certificate regulation 23. Service certificate for surveyor regulation 24. Duplicate certificate regulation 26. Certificates to be delivered regulation 27. Suspension or cancellation of managers, surveyors, foremans, mates, engine drivers, blaster, GT certificate regulation 29. Validity of foremans, mates, engine drivers, blaster and gas testing certificate regulation 30. Retirement age for manager and official regulation 31. Qualifications of inspector regulation 32. Qualifications and appointment of managers, inspectors and mines officials regulation 33. Qualification of appointment of managers regulation 34. Appointment of assistant manager and underground manager regulation 35. Appointment of engineer regulation 36. Appointment of surveyors regulation 38. Duties and responsibility of manager regulation 44. Duties and responsibilities of manager regulation 44. Appointment of officials and competent persons regulation 39. Duties of responsibility employed in mines regulation 41. Duties of competent persons regulation 42. Duties and responsibility of assistant manager regulation 45. Duties and responsibility of mine foreman regulation 46. Duties of responsibility of mining mate रेगुलेशन 47 ये ज़रूरी याद कर लीजिएगा. ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्लास्टर रेगुलेशन 48. ड्यूटीज़ ऑफ अटेंडेंट ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेशंस रेगुलेशन 50. ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वेयर्स रेगुलेशन 52. ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंजीनियर्स रेगुलेशन 53. ड्यूटीज़ ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन रेगुलेशन 54. Duties of haulage engine brakeman and signals regulation 56. Duties of locomotive drivers regulation 57. Duties of magazine in charge regulation 58. Duties of register keeper and attendance clerk regulation 59. General requirements about mine plans and section regulation 60. Types of plans and sections regulation 61. Copies of plans and sections to be submitted regulation 62. Plans and section to be submitted after abandonment or discontinuous regulation 63. Outlet from a mine regulation 68. Fencing and gates and outlets regulation 70. Outlets from mine parts regulation 71. Periodical examination of outlets regulation 72. Provision of ladder wage regulation 73. Ladders regulation 74. Provision of solar regulation 75. Carrying of materials and or ladderway regulation 77. Appointment of winding engine man and their duties regulation 78. New winding installation regulation 79. Construction and installation of winding equipments regulation 80. A spare rope to kept in the store regulation 81. Fillings of winding engines regulation 82. Shaft fillings regulation 83.
New man winding regulation 84, multi-decks regulation 85, winding materials regulation 86, winding in sinking shaft regulation 87, winding rope regulation 88, suspension gear regulation 89, precaution after recapping regulation 90. Examination of winding equipment regulation 91, gates and fences regulation 92, general precautions regulation 94, open cast working regulation 106, underground working regulation 107, powers of inspector regulation 108, working under railways and roads regulation 109, working near mine boundaries regulation 111. Support of working regulation 112, a steep working regulation 114, fencing and gates regulation 115, examination by mining mates regulation 116, general precautions regulation 118, precautions against fire regulation 119, precaution after fire has broken out regulation 120, equipment for the fighting regulation 121, regulation when a fire exists below grounds regulation 122, precaution against dust regulation 124, precautions against important of eruption of gases regulation 125, recovery and exploratory work regulation 126, danger from surface water regulation 127, danger from underground inundation regulation 128, intention flooding regulation 129, construction of water dam regulation 130, standard of ventilation regulation 131, mechanical ventilation and air fittings regulation 132, a split of airways regulation 134, brattices, doors, stoppings and air crossing regulation 135, a standard of lighting 148, यहाँ लाइटिंग होगा तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा. मेंटेनेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी लैम्प्स रेगुलेशन 149, maintenance and repairs of safety lamps regulation 151, types of explosive to be used in mines 153, a storage of explosive and firing regulation 154, cartridge regulation 155, magazine storage and premises to store explosive 156, cases and containers for carrying explosive 157, transport of explosive 158, reserve station 159, blaster 160, short firing tools 161, drilling, charging, stemming and firing of short holes 162, electric short firing 163, tacking shelter 164, use of permitted explosive 165, inspection after short firing 166, misfires रेगुलेशन 167. ये भी इम्पोर्टेंट है, मिसफायर्स इससे पूछ सकता है. रेगुलेशन 167 याद करके जाइएगा. Precautions in case of sockets regulation 168, duties of blaster at the end of his shift regulation 169, general precaution regarding explosive regulation 170, use of certain machinery below ground 171, apparatus under pressure 173, precaution regarding moving parts of machinery 174, working and examination of machinery 175, fencage regulation 177, notice 178,
Storage below ground of calcium carbide 179, danger from poison substances 180, general safety 181, use, supply and maintenance of protective footwear 182, use and supply of helmet 182A, safety of other protective equipment 182B, information about sickness 183, manpower distribution plan 184, mining mates and mine foreman 185, इसके बाद है delayed application of certain provisions 186, payment of fees 189, place of accident not be disturbed 190, emergency plan 190A, chief inspector etc to exercise power of regional inspector 193, appeals to the chief inspector 194, appeals to the committee 195. इसके बाद है DGMS सर्कुलर के अनुसार डेंजर जोन कितना होता है, तो 15 मीटर रेडियस के अंदर जो है वो DGMS सर्कुलर के अनुसार डेंजर जोन माना जाता है। माइंस में कौन सा एक्सप्लोसिव यूज होता है, तो पास एक्सप्लोसिव। हाई एक्सप्लोसिव को क्या कहते हैं, तो कैप सेंसिटिव। हाई एक्सप्लोसिव को कैप सेंसिटिव कहते हैं। प्राइमिंग कार्टिज किसको कहते हैं, जिस कार्टिज में डेटोनेटर फंसाया जाता है उसको प्राइमिंग कार्टिज कहते हैं। ओपन कास्ट माइन का डेटोनेटर किस धातु का बना होता है, तो एल्यूमिनियम का। पर केजी एक्सप्लोसिव से कितना माल टूटता है, पाउडर फैक्टर कहलाता है। पर डेटोनेटर जितना माल टूटता है उसे डेटोनेटर फैक्टर कहलाता है। स्लरी एक्सप्लोसिव का डेंसिटी 1.05 से 1.6 तक होता है। स्लरी एक्सप्लोसिव का BOD 3800 से 4500 मिली पर सेकेंड। इमल्सन एक्सप्लोसिव का BOD 4500 से 5500 मिली पर सेकेंड। SMS का फुल फॉर्म साइट मिक्स्ड स्लरी एक्सप्लोसिव। साइट मिक्स्ड स्लरी एक्सप्लोसिव। SMS का एक्सप्लोसिव का डेंसिटी 1.1 से 1.26। होल चार्जिंग के कितने आवर के अंदर ब्लास्टिंग कर लेना चाहिए, तो 2 आवर के अंदर, यानी जब होल चार्जिंग हो जाए तो उसे 2 आवर के अंदर ब्लास्टिंग कर लेना चाहिए। सनसेट के बाद कौन सी ब्लास्टिंग की जाती है, तो मफल्ड ब्लास्टिंग, यानी जब शाम सूर्य डूब जाता है और उसमें हमको ब्लास्टिंग करता है तो उसे मफल्ड ब्लास्टिंग कहते हैं। होल की फ्री फेस से दूरी क्या कहलाती है, तो बर्डन। एक ही लाइन के 2 होल के बीच की दूरी स्पेसिंग कहते हैं। ये भी स्पेसिंग, बर्डन, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। जो होल बारूद भरने के बाद उसी दिन ब्लास्ट नहीं किया जाता है उसे स्लीपिंग होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर ब्लास्टिंग के लिए एक्सप्लोडर की जगह किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्लास्टर का। सस्पेंशन सिलेंडर में कौन सा गैस होता है, तो नाइट्रोजन गैस। नॉइज़ वार्निंग लिमिट 85 डेसिबल, डेंजर लिमिट 90 डेसिबल होता है। DGMS का फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। माइंस रूल्स 1955, यानी MMR 1961 के बाद माइंस रूल्स 1955 है, जो कि इसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप याद करके जाएं। पहले कि कोल माइंस रूल्स 1955 माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन के दिन बनाया गया, तो सेक्शन 58। माइंस रूल्स 1955 कौन से माइंस पर लागू होगा, तो कोल और ऑयल माइंस पर। माइंस रूल्स 1955 कोल और कोल ऑयल मेटल माइंस सब पे लागू होगा। माइंस रूल कब लागू हुआ, तो 2 जुलाई 1955 को। मैनेजर माइंस एक्ट 1952 के किस सेक्शन के दिन अपॉइंट किया जाता है, तो सेक्शन 17 के दिन। कमेटी माइंस एक्ट के किस सेक्शन के अनुसार गठित की जाती है, तो सेक्शन 12। कमेटी माइंस एक्ट के सेक्शन 12 के दिन गठित की जाती है। माइंस एक्ट के किस सेक्शन के तहत
18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति माइंस में काम नहीं कर सकता और 16 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति अप्रेंटिस नहीं कर सकता है, तो सेक्शन 43 के अनुसार। IME का फुल फॉर्म इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, PME का फुल फॉर्म पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। PME कितने साल के अंतराल में की जाएगी, तो 5 ईयर्स। एस्बेस्टस एंड माइलिंग कार्य में लगे व्यक्तियों की PME कितने दिनों में की जाएगी, तो एवरी ईयर यानी साल में एक बार। सिलिका डस्ट में काम करने वाले व्यक्ति की PME कितने दिनों में की जाएगी, तो एवरी ईयर्स यानी साल में एक बार। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की PME कितने दिनों पर होगी, तो 5 साल के अंतराल पे। माइंस में कितने व्यक्ति पर वर्कमैन इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है, तो 500 या उससे अधिक व्यक्ति पे एक वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट वर्कमैन इंस्पेक्टर कब नियुक्त किया जाता है, तो 1500 या उससे ज़्यादा पे। वर्कमैन इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम कितने समय का होता है, तो मिनिमम 2 आवर का 30 लेक्चर्स। सेफ्टी कमेटी का गठन कितने मैन पावर पर की जाती है, तो 100 और मोर यानी 100 या उससे ज़्यादा पे सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाता है। सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, तो मैनेजर। सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन मैनेजर होता है। यदि कोई माइन बिना मैनेजर की चलाई जाती है तो ओनर एजेंट पर क्या सज़ा या जुर्माना हो सकती है, तो 3 मंथ जेल या 2500 रुपये जुर्माना या दोनों ही। यानी अगर कोई माइंस है जहाँ बिना मैनेजर, कोई मैनेजर नहीं है और माइंस चालू है, तो इसमें ओनर और एजेंट पर 3 महीने का जेल और 2500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके बाद है इम्पोर्टेंट माइंस रूल्स 1955। यहाँ इनिशियल एंड पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन रूल 29 बी में है। नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन रूल 29 डी। वर्कमैन्स इंस्पेक्टर रूल्स 29 क्यू। ड्यूटीज ऑफ वर्कमैन्स इंस्पेक्टर रूल 29 आर। सेफ्टी कमेटी रूल 29 टी। कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी 29 यू। फंक्शंस ऑफ सेफ्टी कमेटी 29 भी। क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रूल 30। स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रूल 31। सरफेस लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स रूल 33। फर्स्ट एड स्टेशन रूल 44। पर्सन्स होल्डिंग्स पोजीशन ऑफ सुपरविजन और मैनेजमेंट TTC रूल 46। वीकली डे ऑफ रेस्ट रूल 47। नोटिस रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क रूल 48। कंपल्सरी डे ऑफ रेस्ट रूल 49। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल 51। रजिस्टर ऑफ लीव विथ वेजेज रूल 53। प्रोविजन ऑफ शेल्टर रूल 62। प्रोविजन ऑफ कैंटीन्स रूल 64। स्टैंडर्ड्स ऑफ कैंटीन्स रूल 65। कैंटीन मैनेजिंग कमेटी रूल 69। वेलफेयर ऑफिसर्स रूल 72। ड्यूटीज ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स रूल 73। रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयज़ रूल 77। रजिस्टर ऑफ डेली अटेंडेंस रूल 78। तो ये माइंस रूल्स भी याद करके जाइएगा, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसके बाद है माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट 1952 कहाँ कहाँ लागू होगा, तो इंडिया के सब प्रकार के माइंस में, यानी जो माइंस एक्ट 1952 है ये इंडिया के सभी माइंस में लागू होगा। माइंस एक्ट में कुल कितने सेक्शन है, तो 88। माइंस एक्ट कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1952 को। माइंस एक्ट 1952 से पहले कौन सा एक्ट था, माइंस एक्ट 1923। माइंस में भर्ती होने से पहले कौन सी जांच अनिवार्य है, तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी IME।
माइंस में अपॉइंट एम्प्लॉयड का ब्यौरा कौन सा फॉर्म में रखा जाता है, तो फॉर्म ए में। जब माइंस में कोई एम्प्लॉयड अपॉइंट किया जाता है तो उसको ब्यौरा फॉर्म ए में रखा जाता है। डेली अटेंडेंस कौन से फॉर्म में बनेगा, तो फॉर्म डी में। इसके बाद है इम्पोर्टेंट माइंस एक्ट 1952। इधर है माइंस एक्ट और इधर माइंस सेक्शन, एक्ट और सेक्शन। तो फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी सेक्शन 9A में है। सर्टिफाइंग सर्जन सेक्शन 11 में। कमिटीज सेक्शन 12 में। नोटिस टू बी गिवन माइनिंग ऑपरेशन सेक्शन 16 में। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑनर्स एजेंट्स एंड मैनेजर्स सेक्शन 18 में है। ड्रिंकिंग वाटर सेक्शन 19। ड्रिंकिंग वाटर सेक्शन 19 में। नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट सेक्शन 23। नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीज सेक्शन 25। ये सेक्शन 25 नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीज, इसको ज़रूर याद कर लें, ये ज़रूर पूछता है। वीकली डे ऑफ रेस्ट सेक्शन 28। कंपलसेंट्री डे ऑफ रेस्ट सेक्शन 29। आवर्स ऑफ वर्क एबव ग्राउंड सेक्शन 30। नाइट शिफ्ट सेक्शन 32। Provision of employment section 34. Notice regarding hours of work section 36. Exemption from provision regarding employment section 38. Employment of persons below 18 year of age section 40. Employment of women section 46. Annual leave with wages section 52. और बायलॉज सेक्शन 61 और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑनर इन सर्टेन केसेस सेक्शन 76। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास के लोगों को भी जो माइनिंग से एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसे शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।